हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आप सब के लिए मैं सक्षमता की तैयारी में विज्ञान क्लास 6 के बाकी जो चैप्टर बचे हुए हैं उनमें से चैप्टर 5, 6, 7 और 8 का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है सक्षमता में पूछे जा सकते हैं, उन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं खास करके सक्षमता परीक्षा को लेकर, इसलिए मैं आप सबके लिए फिर से एक बार हाजिर हो चुका हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप सक्षमता की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि मैं SCRT से क्लास 6 से 8 और 3 से 5 तक का जो EVS है और बाकी सभी किताबों के जो सोशल साइंस 6 से 8 और इन सभी किताबों के एक तरफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आप सबके सामने आ रहा हूं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपके लिए मैं दोनों भाषा उर्दू और हिंदी दोनों में लेकर आ रहा हूं। मान लीजिए कि उर्दू शिक्षक साथियों के लिए अगर उर्दू में सवाल पूछे जाएंगे तो उर्दू में सवाल किस तरह के होंगे और उसमें किन चीज़ों का किस तरह के भाषा का इस्तेमाल होगा, उस दोनों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। विज्ञान की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल के साथ दोनों साथी हमारे जुड़ सकते हैं, जनरल वाले साथी और उर्दू वाले साथी दोनों। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह के अपडेट या इस तरह के वीडियोस लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा जो अध्याय 5 में पृथक्करण यानी अलग करना, इससे है। तो सबसे पहला जो सवाल है, वे पदार्थ जो पानी वो अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है। उर्दू में इसको कहेंगे वह मादे जो पानी में या दूसरे रकीक मादर में तहलील हो जाते हैं उसे कहा जाता है। दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? घुलनशील, अघुलनशील, थिराना या निथारना। इसका सही जवाब हो जाएगा घुलनशील। यानी कोई वस्तु जो किसी पानी के अलावा अन्य चीज़ों में भी वो घुल जाए उसको घुलनशील कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में चलेंगे। पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया कहलाती है, यानी उर्दू में इसको कहेंगे मादों को अलहदा करने का तरीका कहलाती है। वाष्पीकरण, चुनना, छानना या इनमें से सभी। तो जानते हैं आप कि सभी चीज़ों को अलग करने के लिए अलग अलग तरीका होता है, तो इसमें इसका जवाब सही हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 में जब हम चलते हैं, जल में अघुलनशील एवं जल में भारी कण बर्तन के पेंदी में जम जाने की क्रिया कहलाती है। यानी जब हम किसी चीज़ को ऊपर में पानी में घुला हुआ है उसको जब हम जमाते हैं पानी में तो धीरे धीरे वो जाके पेंदी में बैठ जाता है, उसको क्या कहते हैं? पानी में गैर तहलील शुदा पानी से वज़नी ज़रात के पेंदी में बैठ जाने का तरीका कहलाती है। इसको अलहदा करने की तरीका कहलाती है। इसको उर्दू में भी देख लेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पृथक्करण करना, थिराना या निथारना। माफ़ कीजिएगा, पहले दूसरा नंबर निथारना, तीसरा नंबर है थिराना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा थिराना। यानी किसी चीज़ को पानी को हम क्या करते हैं? थिराने देते हैं, तो धीरे धीरे जो भी उसके अंदर मटेरियल होता है, बालू हो या गिट्टी हो, वो धीरे धीरे ज़मीन में या उस बर्तन के पेंदी में बैठ जाता है, उसी को कहते हैं हम थिराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में चलते हैं। तो थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया कहलाती है। तो उर्दू में है कि थिराने के बाद जब पेंदी में जमा मादों से पानी या दूसरे रकीक को अलग करने का तरीका कहलाती है। निथारना, थिराना, थ्रेसिंग, छानना। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसको हम लोग छान देते हैं। चाहे अगर चाय पत्ती होगा तो उसको हम पानी से अलग करने के लिए, चाय से अलग करने के लिए क्या करते हैं? छान देते हैं। बालू को पानी से अलग करने के लिए क्या करते हैं? धीरे धीरे कपड़े में छान देते हैं, या बालू पानी नीचे बैठ जाता है, धीरे धीरे पानी को निकाल देते हैं तो छान देते हैं। ठीक है, 5 नंबर में चलते हैं। जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होती है? जब मादे की आमेजेशन बहुत कम मिकदार में हो तो इसे अलहदा करने का कौन सा तरीका होता है? यानी जब किसी चीज़ में, जैसे चावल में गिट्टी थोड़े हो, उसको हम लोग क्या करते हैं? या चीनी में कोई चीज़ कीड़ा मकोड़ा 2, 4, 5 पड़ गया तो हम लोग क्या करते हैं? या दाल में किसी तरह का कंकर पड़ गया
दाल में चावल मिल गया थोड़ा बहुत, तो क्या करते हैं हम लोग, उसको चुनना कहते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, सवाल ऑब्जेक्टिव मतलब जो आंसर नंबर हो जाएगा 1 यानी चुनना इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे जो देखिए आप चैप्टर नंबर 5 से जो भी सवाल 5 सवाल थे उन सभी 5 सवालों का हल हमने आपको दे दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अध्याय 6 में चलते हैं। पदार्थ में परिवर्तन। निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो ठोस पदार्थ है, ठोस अवस्था में से ही सीधे सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पहले वो ठोस रहता है, उसके बाद वो जब उसमें आग लगाया जाता है, उसको कुछ किया जाता है, तो वो सीधा क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। मंदरदा जेल में कौन सा मादा ठोस की हालत से सीधे गैस की हालत में तब्दील हो जाता है। तो क्या वो बर्फ़ है, जल है, कपूर है या दूध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कपूर। कपूर को आपने देखा होगा, वो बहुत सख्त होता है और जब उसको जलाते हैं तो वो गैस बन जाता है यानी धुआं बन जाता है। तो इसका मतलब वही हुआ कि उसकी हालत जो है गैस में तब्दील हो जाती है। बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाते हैं। किस में बदल जाता है, द्रव में, ठोस में, गैस में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ठोस में बदल जाता है। गर्मी जैसे मिलेगी, अंडे को आप जैसे बाहर निकालते हैं, अंडे को फोड़ते हैं और उसको बाहर निकालते हैं और जैसे ही गर्म तवे में डालते हैं या उसको कढ़ाई में डालते हैं तो फ़ौरन जम जाता है और वो ठोस आकार ले लेता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यानी वैसा कौन सी चीज़ है, मंदरजा जेल में कौन सा मादा आमतौर पर मादा के तीनों हालात में पाया जाता है। यानी हम किसी भी चीज़ को, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको तीनों रूप में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, हम सभी जानते हैं वो क्या है, जल। जल को आप बर्फ़ की शक्ल में ठोस हो गया, आपको वाष्प की शक्ल में गैस हो गया और पानी की शक्ल में द्रव हो गया। तो ये 3 शक्ल में इनका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 7 में चलते हैं। अध्याय 7 में जो प्रश्न है, प्रमुख प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। और ये है सवाल आपका, पेड़ पौधे की दुनिया। तो सबसे पहला सवाल, आम है क्या है, शाख है, झाड़ी है, वृक्ष है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों वृक्ष हो जाएगा, क्योंकि आम जो है वो वृक्ष होता है। पत्तियां जल का उपयोग बनाने के लिए करती हैं। पत्तियां जो है वो किस चीज़ को बनाने के लिए उपयोग करती हैं। इसका सही उर्दू में इसको कहेंगे पीने का पानी का इस्तेमाल, पत्तियां पानी का इस्तेमाल बनाने के लिए करती हैं। तो इसका उर्दू में हो जाएगा गज़ा, हिंदी में उसका हो जाएगा भोजन। ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पत्तियां जल का उपयोग बनाने के लिए क्या, किस चीज़ को बनाने के लिए करती है, तो गज़ा यानी भोजन को बनाने के लिए करती है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में चलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं। इस क्रिया को कहते हैं, यानी उर्दू में इसको कह सकते हैं, पानी का कतरा पत्तियों से भाप की शक्ल में निकलता है और इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीकरण और इनमें से कोई नहीं। इसको तबखीर कहते हैं उर्दू में, वाष्पोत्सर्जन को तबखीर और प्रकाश संश्लेषण को अमल शाई। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वाष्पोत्सर्जन। जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती, इस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 8 में जो है फूलों की जान पहचान, इसका चैप्टर का नाम है, इसका उर्दू में कहेंगे फूलों की वाकफियत। चलिए सबसे पहले हम सवाल जान लेते हैं कि फूल का नर भाग कौन सा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा होगा, पंखुड़ी हो जाएगा, अंकुरी हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा। इसका सही जवाब दो हो जाएगा पुंकेश्वर, यानी पुंकेसर, इसको हामिलज़र इसको कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, हामिलज़र, पुंकेसर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा सवाल है कि फूलों का मादा भाग कौन सा होता है, पुंकेसर, स्त्री केसर, अंकुरी या पंखुड़ी। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्त्री केसर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फूलों का मादा भाग कौन सा होता है, स्त्री केसर। फूलों का नर भाग कौन सा होता है,
तो पुंकेसर, ये याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 में चलते हैं कि ऐसे फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं स्त्री केसर नहीं होते हैं कहलाते हैं। ऐसे फूल जिसमें सिर्फ हामिले ज़र और बच्चा मादा दोनों मौजूद नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? नर फूल, मादा फूल या गैर जिनसी फूल यानी अलिंगी फूल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नर फूल। इस 3 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? नर फूल। आगे बढ़ते हैं, ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, उर्दू में इसे कहेंगे इस ऐसे फूल जिसमें हामिल ज़र और बच्चा मादा दोनों मौजूद होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं द्विलिंगी फूल यानी दो जिनसी फूल, इसको कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5, पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं यानी मुकम्मल फूल के कितने हिस्से होते हैं? जवाब नंबर 1, 2, 3, 4, 5। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इनका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 4। इनके कितने होते हैं? 4। ये 4 2 बार लिखा चला गया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम कि इसका सही जवाब हो जाएगा 4। तो पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? 4। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 8 तक जो आपके सक्षमता परीक्षा के लिए था उसको मैंने आप सबके लिए चुनकर लाया था, अपने हाथ से मैंने इसको बनाया है। तो दोस्तों अगर ये आपको ये जो मैं मटेरियल लेकर आ रहा हूँ इस SCERT से बनाकर आपके लिए, तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह के लगातार तैयारी सक्षमता की करना चाहते हैं और SCERT से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो सभी आपके लिए लेकर मैं आऊँगा। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।